चैप्टर में हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे लेक्चर, लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके बाद हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू c इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो c है वो कांस्टेंट है और x मेरा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का अलग अलग मान आएगा। तो यहाँ पर और c पैरामीटर है, तो देख रहे हैं कि c एक ही पैरामीटर है, यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, तो अल्टीमेटली एक ही पैरामीटर है। तो इस इक्वेशन को हमें एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम इस इक्वेशन को पहले लिखते हैं y इक्वल्स टू क्या है, c इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि इसका भी ज़रूरत पड़ता है। क्यों? एलिमिनेट करने के लिए जो पैरामीटर c है उसे एलिमिनेट करने के लिए उसका भी, इस इक्वेशन का भी ज़रूरत पड़ता है, फैमिली ऑफ कर्व जो दिया हुआ है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसलिए मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 माना है। अब इसमें c एक ही पैरामीटर है, इसलिए इस इक्वेशन को एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहता है उतना बार ही डिफरेंशिएट किया जाता है। तो इस इक्वेशन में एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब पैरामीटर c है, तो एक ही है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx। ये जो c तो कांस्टेंट है, तो c का कोई मतलब ही नहीं रहा है, वो तो ऐसे ही लिखाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है। x माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये वेरिएबल, ये फंक्शन है x में, तो इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स माइनस सी, और x का 1 हो जाएगा और c का 0, तो कोई मतलब नहीं रहा। ठीक, अब हमें c का वैल्यू एलिमिनेट करना है, किसी तरह से हटाना है। तो हम देख रहे हैं कि c और x माइनस सी मिला करके यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, y बटे x माइनस सी लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो हम क्या लिख सकते हैं, y बटे, ये 2 लिखना ही पड़ेगा, 2 और बटे में क्या लिखेंगे, x माइनस सी, और बाएं तरफ dy बाई dx हो जाएगा। मैंने इक्वेशन नंबर 1 से, क्योंकि x माइनस सी का होल स्क्वायर डबल है, तो मैंने एक उसके साथ इसके साथ कंबाइन कर दिया c के साथ, तो c और x माइनस सी को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, बाई बटे x माइनस सी से। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से भी c को हटाना है, अल्टीमेटली अंततः हमें c को हटाना ही है। तो c को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से c को हटाने के लिए हम इसे लिखते हैं अच्छी तरह से, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, x माइनस सी बराबर हो जाएगा 2y डिवाइडेड बाई dy बाई dx। ये हो जाएगा, ये मेरा बी डिवाइडेड, ये बड़ा डिवाइडेड है। तो यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा, c बराबर क्या लिखेंगे, x में से माइनस करना पड़ेगा हमें, क्या माइनस करना पड़ेगा, x में से हमें माइनस करना पड़ेगा 2y डिवाइडेड बाई dy बाई dx। ये c का वैल्यू आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2। तो c का वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ जहाँ c है, तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। तो हम पुट कर देते हैं, ऐसे यहाँ पर भी पुट करेंगे तो आ ही जाएगा आंसर, लेकिन हम पहले ही इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं ताकि सुविधा हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 क्या, y इक्वल्स टू c का वैल्यू रख देते हैं, c क्या है, x माइनस 2y बटे dy बाई dx। ये हो गया c का वैल्यू। एक ठो और c है, तो x माइनस सी का होल स्क्वायर, तो x माइनस सी बराबर ये दिया हुआ है,
तो ये भी रख सकते हैं 2y/dy/dx इसका होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर किया हुआ है। तो ये मेरा कर्व प्राप्त हो गया। इसे हम एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा dy/dx इंटू एक्स माइनस 2y, और नीचे क्या हो जाएगा dy/dx, और इधर डबल है तो ये को कैंसिल हो जाएगा 2y² और dy/dx का होल स्क्वायर, एक ये और एक पावर ये, तो 3 हो जाएगा, 3 पावर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं dy/dx का होल क्यूब इंटू y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे इधर x dy/dx माइनस 2y इंटू 2y², इधर है 2y²। ये फाइनल मेरा क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया फैमिली ऑफ गिवन कर्व का। ये आंसर हो गया। इस इक्वेशन जो मैंने घेर रहा हूँ स्क्वायर रूट के अंदर, इसमें एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी नहीं दिख रहा है, मैंने सारा को एलिमिनेट कर दिया। तो यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इसी तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म इसी तरह से किया जाता है। तो अब हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को समझते हैं अगले टॉपिक को। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन क्या है कि वैसा इक्वेशन जो कि सेटिस्फाई करे डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसे क्या कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। मतलब कि हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करे। तो वो एक प्रकार का फैमिली ऑफ कर्व ही होता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेशन करने पर प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर dy/dx इक्वल्स टू दिया हुआ है x और √1 - y², ये दिया हुआ है। ठीक, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम क्या करते हैं y वाले बाई तरफ कर देते हैं टर्म को, तो ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसे हम बाएं तरफ कर रहे हैं। तो √1 - y² हो जाएगा 1/√1 इंटू dy, और ये जो dx है इसे हम इधर करते हैं राइट साइड में, तो x dx हो गया। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/√1 - x²। तो इसका होता है साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x मतलब क्या साइन इनवर्स y हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 1/√1 - x² बराबर होता है साइन इनवर्स x, इस तरह से होता है। और x का इंटीग्रेशन क्या होगा x² + c, ये हो गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ c कांस्टेंट है, पैरामीटर है। c के अलग अलग वैल्यू से अलग अलग सॉल्यूशन प्राप्त होगा। ये एक प्रकार का सेट ऑफ फैमिली ऑफ कर्व बता रहा है कि c का वैल्यू 2 रखेंगे तो अलग फैमिली ऑफ कर्व आएगा, अलग कर्व बनेगा, 3 रखेंगे तो अलग कर्व बनेगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो गया। ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो गया। तो जब हम कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स कर देते हैं कि x के किस वैल्यू के लिए y का वैल्यू क्या आया, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट हट जाता है क्योंकि उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो उस केस में जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का एक फिक्स्ड वैल्यू दे देते हैं प्राप्त हो जाता है, तो उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि एक फिक्स्ड सॉल्यूशन हो गया। इसका वैल्यू अब बदलेगा नहीं कि जो मैंने एक बार c का वैल्यू निकाल लिया तो वही हो जाएगा, फिक्स्ड फैमिली ऑफ कर्व प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब इस c है तो c का तो इन्फिनाइट वैल्यू होगा, 2 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस जो सॉल्यूशन जो प्राप्त हुआ है इसमें सारा फैमिली ऑफ कर्व कंबाइन है, इसीलिए सॉल्यूशन 2 प्रकार का होता है।
एक जनरल सॉल्यूशन जो ये है जनरल सॉल्यूशन, और एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन है ना। तो जनरल सॉल्यूशन का डेफिनेशन ये है कि वैसा सॉल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जिसमें कि उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना चाहिए जितना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। तो ये जो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया हूँ, यहाँ पर ऑर्डर कितना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है। तो 1 है तो एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी है ना। तो ये क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब सी का वैल्यू अलग दे देंगे निकालने के लिए, तो वहाँ क्या हो, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए एक क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, यहाँ अटैचमेंट करके, यहाँ पर अटैचमेंट करके ही क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। जैसे कि ये मैंने एग्जांपल लिया हूँ, तो यहीं पर दे देगा कि y के x का वैल्यू रखने के लिए, माने कि 1 पर क्या आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा। तो अगर जो यहाँ पर दे दिया है कि x के 1 रखने पर y का वैल्यू क्या हो जाता है, π/6 हो जाता है, π/6 हो जाता है। तब हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू रखेंगे, ये जो जनरल सॉल्यूशन निकला है उसमें हम क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे और y का वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कंडीशन, x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, y का वैल्यू π/6 हो गया। तो हम रख देते हैं इस जनरल सॉल्यूशन में। तो जब हम y का वैल्यू क्या π/6 आ रहा है, तो साइन इनवर्स π/6 कब होता है, साइन इनवर्स π/6 कब होता है, π/6 नहीं, मतलब मान लेते हैं 1/2 है, ठीक है। मैंने इस तरह सुधार लेता हूँ, 1/2 कर देता हूँ, ठीक, 1/2। जब x का वैल्यू 1 रखने पर y का वैल्यू क्या होता है, 1/2 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर रख देते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 प्राप्त होता है कब, जब x का वैल्यू 1 है ना। तो 1 का स्क्वायर बटे 2 प्लस c। तो यहाँ से साइन इनवर्स 1/2 कब हुआ, π/6 पर। साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या हुआ, π/6 हो गया। और यहाँ पर 1/2 प्लस c। तो यहाँ से c का वैल्यू आ गया क्या, π/6 माइनस 1/2। तो इससे अगर जो हम c का वैल्यू रख देंगे, π/6 जो है, π/6 माइनस c जनरल सॉल्यूशन में, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो मेरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन साइन इनवर्स y इक्वल्स टू x स्क्वायर बटे 2 प्लस c का वैल्यू रख देते हैं, जो c का वैल्यू था, तो π/6 माइनस 1/2। ये हो गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इस तरह से जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो बेसिकली 3 प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। एक होता है 3 प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एक होता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म सेपरेबल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे अलग अलग लेक्चर में तीनों प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को। यहाँ पर हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करते हैं अगले पेज में। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का नाम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल है, कौन सा होमोजीनियस है। तो हम उसे अलग अलग जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे पहचानने के लिए। यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का मेन रूप से 2-3 ही फॉर्मेट होता है। जैसे कि अगर जो dy/dx इक्वल्स टू कोई x का फंक्शन हो तो वो भी डिफरेंशियल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा, जब dy/dx का फॉर्मेट फंक्शन y में हो तो भी होता है डिफरेंशियल इक्वेशन।
और कभी ऐसा होता है कि दोनों रहता है, जैसे कि dy y dx में दोनों फंक्शन रहता है, f ऑफ x, y दोनों में रहता है। तो उस केस में हम अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, x वाले को x तरफ, y वाले को y तरफ। हम ऐसा एग्जाम्पल सोल्व करेंगे क्वेश्चन लेकर के, तो समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल से वेरिएबल फॉर्म किस तरह से सोल्व किया जाता है और कैसा रहता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि सोल्व करना है कि dy y dx इक्वल्स टू x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दाएं तरफ से सारा सारा x का टर्म है, मतलब फंक्शन x का है। तो पहला टाइप का डिफरेंशियल वेरिएबल से वेरिएबल फॉर्म है जो मैंने माना dy y dx इक्वल्स टू f ऑफ x। ये इस प्रकार का है वेरिएबल से वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सोल्व करेंगे, इसी तरह से हम जब y का फंक्शन रहेगा राइट साइड में तो किस तरह से सोल्व करेंगे उसका भी देखेंगे। और जब x y दोनों का फंक्शन रहे, दो फंक्शन रहे प्रोडक्ट के रूप में दाएं तरफ, तो किस तरह से सोल्व करेंगे, तो हम तीनों को डिस्कस करेंगे। और एक रिड्यूसिबल वेरिएबल से वेरिएबल फॉर्म होता है तो उसका भी हम डिस्कस करेंगे ये 1 बाय 1 करके। तो हम पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो dx है इसे इधर कर देंगे राइट साइड में, तभी ना हम दोनों तरफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो सोल्व करने के लिए हमें क्या करेंगे, dx को दाएं तरफ कर देते हैं, तो इधर बाएं तरफ क्या बचेगा, सिर्फ dy बचेगा। और जब हम इसे दाएं तरफ करेंगे तो x dx हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y हो जाएगा। और इधर इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 से डिवाइड कर दिए हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक, dx ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि इंटीग्रेशन करना है सिर्फ, क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में आ रहा है ऐसा करने पर। तो जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर किया रहता है, नोमरेटर में रहता है, तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का डायरेक्टली कि नीचे वाले डिनोमिनेटर का लॉग ले लो। तो 1/2 ln क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा देंगे y। ये हो गया सॉल्यूशन, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा दें तो जनरल सॉल्यूशन हो गया दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का। और मैंने किस मेथड से सॉल्व किया हूँ क्वेश्चन को, तो वेरिएबल से वेरिएबल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल से वेरिएबल से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ। एक और क्वेश्चन लेता हूँ जो कि एनसीईआरटी का है इसी तरह से। जैसे कि क्वेश्चन ये e⁻x प्लस e⁻−x इक्वल्स टू dy बटे dx इंटू, सॉरी ये इसी में था, इसी में मल्टीप्लाई में था, e⁻x प्लस e⁻−x इंटू dy/dx बराबर, ये बराबर है e⁻x माइनस e⁻−x ये है। तो हम क्या करते हैं, इसे ये पूरे को इधर डिवाइड कर देते हैं और dx को उधर कर देंगे तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो सिर्फ इधर बाएं तरफ सिर्फ dy बचेगा और इधर क्या होगा e⁻x माइनस e⁻−x बटे इसे डिवाइड करने पर e⁻x प्लस e⁻−x होगा इंटू dx। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो बाएं तरफ तो y हो जाएगा। देख रहे हैं कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है तो डायरेक्टली लॉग ले लेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। सिर्फ हमें इसे इंटीग्रेशन ही करना है और कुछ नहीं। तो e⁻x प्लस e⁻−x प्लस c, ये हो गया आंसर। इसी तरह से वेरिएबल से वेरिएबल फॉर्म का क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। अब हम दूसरे और तीसरे टाइप को भी देखते हैं और सोल्व करते हैं अगले पेज पर उस तरह का क्वेश्चन ले करके। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेता हूँ जो कि वेरिएबल से वेरिएबल का है, लेकिन इस फॉर्मेट में dy/dx इक्वल्स टू f ऑफ y, मतलब y के फंक्शन में रहे, इस तरह का क्वेश्चन लेता हूँ। ये एग्जांपल में तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ dy बटे dx प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई y इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है, ठीक, ये क्वेश्चन है वेरिएबल से वेरिएबल फॉर्म का। तो हम इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, y वाले ये y वाला फंक्शन है तो बाई तरफ करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, ये सारे टर्म को दाएं तरफ कर देते हैं। जब राइट साइड में करेंगे तो क्या होगा, dy/dx इक्वल्स टू माइनस, और इसे अलग अलग कर देते हैं
ताकि अगर अलग अलग नहीं करेंगे तो फिर भी थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। 1 + y² डिवाइडेड बाई बाई। अब हम क्या करते हैं, ये सारे टर्म को बाएं तरफ करेंगे, जो जो डिनोमिनेटर में है तो बाएं तरफ जाएगा तो क्या होगा, नोमिनेटर में हो जाएगा, और जो नोमिनेटर में है वो डिवाइड होकर के दाएं तरफ डिनोमिनेटर में आ जाएगा बाएं तरफ। तो इसे हम क्या लिखेंगे, y/1 + y² इंटू dy बराबर, ये जो dx है वो हम दाएं तरफ करेंगे तो माइनस सिर्फ dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये भी यहाँ भी उसी तरह का है। y² का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर 2y आएगा, तो क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1/2 ये बाहर हो गया। तो जब ये तो स्क्वायर है तो y² + 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिर्फ नीचे वाला लॉग ले लेते हैं, तो ln 1 + y² का मॉड हो जाएगा, क्योंकि लॉग के अंदर टर्म निगेटिव नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने मॉड ले लिया। और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, -x + c। ये हो गया आंसर। अगर इसे y लिखना है तो थोड़ा अरेंजमेंट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1 + y² ln बराबर -2x + 2c। तो इसे हम नया कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक, अगले टर्म में। तो ln जो है तो इधर दाएं तरफ पावर बन जाएगा, तो 1 + y² बराबर क्या हो जाएगा, e के पावर -2x, और ये तो कोई कांस्टेंट k मान लेते हैं, तो e⁻²c है, तो ये भी नया कांस्टेंट बन जाएगा, k लिख देंगे। तो y² = क्या हो जाएगा, e⁻²x और इंटू k कर देता हूँ इसको, और ये प्लस इधर आकर के -1 हो जाएगा, ठीक। तो ये मेरा कर्व प्राप्त हो गया, ये सॉल्यूशन आंसर हो गया, ठीक, इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से मैंने देखा कि सोल्व कर सकता हूँ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का। इस तरह से और एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पर मान क्वेश्चन है कि cos x × 1 + cos y × dx - sin y × 1 + sin x × dy बराबर 0। ये क्वेश्चन है। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से मिला हुआ टर्म है, एक्स वाई सब मिला हुआ है, तो मतलब कि एक्स वाले को एक्स तरफ करना पड़ेगा और वाई वाले को वाई तरफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये dx वाले टर्म है उसे दाएं तरफ करते हैं, तभी होगा। dy/dx का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं सोल्व होगा। तो सबसे पहले हम इसे दाएं तरफ करेंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, जैसे -sin y × 1 + sin x × dy, ठीक। जब इसे दाएं तरफ करेंगे तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस क्या होगा, cos x × 1 + cos y × dy, ठीक, इस तरह से हो गया। तो माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये dx है, ठीक। तो अब हम देख रहे हैं कि ये x का फंक्शन है, तो x वाले फंक्शन को इधर दाएं तरफ कर देते हैं और y वाला सिर्फ इधर ही रहेगा। इसी तरह से क्योंकि यहाँ पर dx लगा हुआ है तो x वाला फंक्शन यही रहेगा, y वाले को नीचे करेंगे, इधर बाएं तरफ भेजेंगे। तो ये 1 + cos y नीचे आएगा तो क्या होगा, ये sin y होगा, बट्टे 1 + cos y नीचे आएगा, 1 + cos y × dy। और ये जो x का फंक्शन है वो दाएं तरफ नीचे जाएगा, तो क्या होगा, नीचे में 1 + sin x, ये नीचे आएगा दाएं तरफ, ये बराबर का चिन्ह है, और cos x ये ऊपर में था × dx, ये हो गया। तो अब हमें इसे इंटीग्रेशन करना है, तो दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने पर जो आंसर आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। तो हम देख रहे हैं कि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस लगा देते हैं, माइनस बाहर में, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा।
तो नीचे वाले का log ऊपर ले लेंगे, क्योंकि जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में रहता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सिर्फ नीचे वाले को log ले लो। तो ln mod 1 प्लस cos y हो जाएगा बाएं तरफ सॉरी। इसमें इसी तरह से जब देखते हैं कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ln mod 1 प्लस sin x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आंसर हो गया, फाइनल आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन इसी तरह का लेते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का ही अगले पेज में सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, सोल्व द dy बाई dx इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। इसे सॉल्व करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो हम देख रहे हैं कि जब तक हम इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के रूप में नहीं कन्वर्ट करेंगे बनेगा ही नहीं। तो इसे हमें सेपरेट करना पड़ेगा। डी वाई माने बाई वाले टर्म को एक तरफ कर देंगे और एक्स वाले टर्म को एक तरफ करेंगे। तो हमें ऑब्जर्वेशन से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर y कॉमन है, तो यहाँ पर हम 1 प्लस एक्स को एक साथ रख देंगे, y कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस एक्स। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन है, ये बाएं तरफ ऐसे ही उतारते जाएंगे डी वाई बाई डी एक्स को, बाएं तरफ डी वाई बाई डी एक्स उतारते जाएंगे। सोल्व कर रहे हैं हम क्वेश्चन को, ठीक। तो देख रहे हैं कि 1 प्लस एक्स कॉमन आ रहा है, तो बराबर में हम कॉमन लेते हैं 1 प्लस एक्स इंटू, जब इसे कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक आएगा, यहाँ से वाई आ जाएगा, तो 1 प्लस वाई आएगा, ठीक। ये हो गया। अब हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ये क्या कहता है कि देखो यहाँ पर दो फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये एक्स का फंक्शन है, और ये एफ ऑफ वाई है। तो हमें अलग अलग करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं सोल्व हो पाएगा, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का क्वेश्चन है, इसे अलग कर लिखना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि ये वाई वाले को नीचे कर देते हैं और ये एक्स वाले को यहीं रहने देते हैं। तो डी एक्स जो है वो इधर दाएं तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे और तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1/1 प्लस वाई। तो 1 प्लस वाई इंटू ये डी वाई इधर ही रहेगा, बाएं तरफ ही रहेगा, प्लस ये क्या होगा 1 प्लस एक्स इधर ही रहेगा, इंटू जो नीचे में डी एक्स था ये दाएं तरफ होगा, मल्टीप्लाई हो गया। अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln mod 1 प्लस वाई, क्योंकि y का डिफरेंशियल 1 होता है, प्लस इसी तरह से 1 का x हो जाएगा इंटीग्रेशन, और x का x² 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा दिए। तो ये मेरा आंसर हो गया है, ये डिफरेंशिएशन हो गया, मतलब इंटीग्रेशन हो गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब हम इसी तरह से रिड्यूसिबल ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में करने के लिए भी उपाय होता है, तो उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन होता है होमोजीनियस में, उसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब एक्स और वाई दोनों का फंक्शन रहे, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो, तो उस केस में क्या करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से रिड्यूसिबल का, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो उस केस में हमें मानना पड़ता है, जैसे कि कोई फंक्शन रहे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस तरह से रहे, कुछ भी रहे, तो उसे हमें नया टर्म मान लेंगे भी, ठीक, भी या टी मान लेंगे, तो सॉल्व करने में आसानी होता है ना। डी वाई बाई डी एक्स अगर जो इस तरह से रहे क्वेश्चन में ना, बराबर सम फंक्शन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस तरह से रहे, तो सॉल्व करने में किस तरह से करेंगे, इसके अंदर वाले को भी मान लेंगे या तो टी मान लेंगे, ठीक, तो बन जाएगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में रहे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। तो हम देख रहे हैं कि इस केस में एक्स और वाई दोनों मिला हुआ है, तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे। अगर फार्मूला भी अप्लाई करेंगे साइन ए माइनस बी का तो भी नहीं हो पाएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई को एक नया टर्म मान लेंगे, लेट एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का क्या होगा 1 और y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा, ठीक। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है उसे क्या से रिप्लेस कर देंगे, इससे यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, क्या निकलेगा,
डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकलेगा 1 माइनस डी टी बटे डी एक्स। ठीक, ये निकलेगा। तो हम इसे रिप्लेस कर देते हैं। नया मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, 1 माइनस डी टी बटे डी एक्स। तो 1 माइनस डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा इधर, और इधर क्या होगा, एक्स माइनस वाई को मैंने क्या माना था, टी, तो साइन टी हो जाएगा, साइन टी। ये हो गया। तो हम इधर क्या करते हैं, इसको दाएं तरफ ले आते हैं। दाएं तरफ लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर या का चिन्ह है, इम्प्लाई दैट, तो होगा 1 प्लस साइन, ये बाएं तरफ कर देंगे तो 1 माइनस साइन टी बराबर होगा डी टी बटे डी एक्स। ये हो गया, ये 1 माइनस साइन टी है। इसको इधर कर देते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं और डी एक्स इधर कर देते हैं। तो मतलब कि क्या हो जाएगा नया ये इक्वेशन कि 1 बटे 1 माइनस साइन टी डी टी बराबर डी एक्स। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हम इसे अगला पेज में लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं है तो हम इसी को अगले फॉर्मेट में लिखते हैं अगला पेज पर, और उसे हम सॉल्व करेंगे। लास्ट एक्सप्रेशन था 1 माइनस सॉरी वो इंटीग्रेशन 1 बटे 1 माइनस साइन टी डी टी इक्वल्स टू डी एक्स, ये था। तो हमें इसे इंटीग्रेशन करना था दोनों तरफ, ये एक्सप्रेशन था। तो इंटीग्रेशन में मैंने इसका पढ़ा था कि किस तरह से इंटीग्रेशन किया जाता है। तो हम यहाँ उसी मेथड का अप्लाई करके यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो किस तरह से हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं ताकि सुविधा हो जाएगा। तो माइनस है तो प्लस से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस साइन टी हो जाएगा, और नीचे में ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बन जाएगा नीचे में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी हो जाता है। ठीक, कॉस स्क्वायर टी हो जाता है। इधर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी हो गया। तो हम इधर डिवाइड करेंगे तो 1 बटे कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर टी, और प्लस जब इसे डिवाइड करें तो साइन बटे कॉस एक हो जाएगा, टेन हो जाएगा, टेन टी हो जाएगा, और एक नीचे में कॉस बच जाएगा तो कॉस का उल्टा क्या हो जाता है, सेक टी। ये हो गया इंटीग्रेशन डी टी। तो 1 बटा सेक 1 बटा कॉस है तो उल्टा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर टी हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे डी टी प्लस, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे सेक टी, और टेन टी इसका भी इंटीग्रेशन। इधर तो क्या था, एक्स प्लस सी था, इधर दाएं तरफ एक्स प्लस सी था। ठीक, तो अब मैंने फार्मूला जानता हूँ इंटीग्रेशन का कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता है टेन एक्स। तो यहाँ पर टेन टी हो गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स बराबर होता है प्लस में सेक एक्स, मतलब सेक टी हो जाएगा। जो वेरिएबल रहता है उसी को लिखना पड़ेगा। तो टी वेरिएबल तो मैंने टी लिख दिया हूँ। अब टी का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। टी का वैल्यू मैंने क्या माना था, एक्स माइनस वाई को माना था। तो टेन एक्स माइनस वाई प्लस सेक एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा आंसर, ये फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से एज्यूम करके बनाना पड़ता है, सोल्व करना पड़ता है। कभी कभी दिक्कत होता है तो बनाने के लिए। तो इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स सॉरी इस तरह से कर देते हैं। क्वेश्चन है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसे सॉल्व करना है। तो हम देख रहे हैं कि इससे वेरिएबल से वेरिएबल एक्स और वाई दोनों मिला हुआ है, तो सेपरेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है मतलब सेपरेट करने में, तो उससे हम अंदर वाले लीनियर टर्म को मान लेंगे लेट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टी मान लिए। तो अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स।
तो x का वैल्यू क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, y का होगा dy बटे dx, ये हो गया। और t को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dt बटे dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो dy बाई dx को t के टर्म में किस तरह से लिखेंगे, यहाँ से हम dy बाई dx को लिखेंगे dt बटे dx माइनस 1, रिप्लेस कर दे सकते हैं, dy बाई dx को रिप्लेस कर सकते हैं dt बटे dx माइनस 1 से, क्योंकि इधर प्लस से तो जाकर माइनस हो जाएगा दाएं तरफ जाने पर। तो हम इसे नया डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई को मैंने t माना तो टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं t के टर्म में, तो क्या डी टी बटे डी एक्स माइनस 1, तो क्या होगा डी टी बटे डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए यहाँ पर कांस्टेंट है ना कि वेरिएबल है, तो अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं अच्छी तरह से सोल्व करने के लिए। तो किस तरह से करेंगे, तो हम इसे लिखते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा टी, इसे हम पहले करते हैं डिवाइड करते हैं इधर दाएं तरफ, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा डी टी बटे डी एक्स माइनस 1 बराबर होगा ए स्क्वायर बटे टी स्क्वायर। फिर अब ये माइनस जो है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब दाएं तरफ क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो डी टी बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर, अब जब प्लस करेंगे तो प्लस में टी स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम लेने पर बटे टी स्क्वायर। तो हम ये सारे टर्म को क्या कर देते हैं बाएं तरफ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा टी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बटे प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, और ये जो नीचे में डिनोमिनेटर में उधर दाएं तरफ क्या होगा एक्स हो जाएगा। अब हमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसे हम फिर से लिख लेते हैं अगले पेज पर, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, मैं बार बार जगह ही घट जाता। तो देखते हैं कि टी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी है, और दाएं तरफ क्या इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डी एक्स है। तो इसे हम अगले पेज पर इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। मेरा लास्ट एक्सप्रेशन क्या था, टी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी बराबर डी एक्स, ये लास्ट एक्सप्रेशन था। तो हम इसे इंटीग्रेशन करते हैं, तो दाएं तरफ का इंटीग्रेशन x प्लस सी हो जाएगा, लेकिन बाएं तरफ हमें क्या करेंगे, देख रहे हैं कि हम ए स्क्वायर ऐड कर देते हैं और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ताकि एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़े। टी स्क्वायर प्लस ए इंटू डी टी ये था, ठीक है, प्लस एक्स प्लस सी ये है, ठीक ये है। तो हम अलग अलग दो टर्म करते हैं, इसके साथ डिवाइड कर देंगे, पहले वाले टर्म के साथ टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस इसे भी हम इंटीग्रेशन कर लेंगे बाद में, और एक दूसरा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर को जब टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डी टी, ठीक। तो हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसमें भी हम डी टी लिख ही देते हैं, डी टी, यहाँ भी डी टी हो गया इंटीग्रेशन बराबर एक्स प्लस सी। तो डी टी यहाँ पर डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी हो जाएगा टी, और यहाँ पर ए का तो कांस्टेंट है तो उसे बाहर लिख देते हैं, तो 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बटा ए, जो कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट ए होगा, और tan इनवर्स एक्स बटा ए, तो टी बटा ए हो जाएगा, टी बटा ए बराबर एक्स प्लस सी। तो यहाँ से टी का वैल्यू रख देते हैं, टी किसको मैंने माना था एक्स प्लस वाई को, तो हम यहाँ पर रख देते हैं टी का वैल्यू रख देते हैं एक्स प्लस वाई, यहाँ से क्या होगा माइनस ए tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा ए बराबर एक्स प्लस सी। ये फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन का, ये फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से मैंने सीखा कि रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म भी किस तरह से सोल्व किया जाता है, किस तरह से जितना क्वेश्चन इस तरह का बनने वाला था मैंने सारा डिस्कस कर दिया। बस एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम भी इसी तरह से सोल्व कर सकते हैं एज्यूम कर करके। तो मैंने ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ, और अगले लेक्चर में मैं
होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक डिस्कस करेंगे और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी तरह से। तो हम लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं।